नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 24 में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और सबसे पहले खबरों में बात करेंगे। खबर है उज्जैन से। महाकाल की नगरी उज्जैन में किस तरह का पाप हो रहा है। दरअसल बजरंग दल के द्वारा आरोप लगाया गया है कि एक शख्स जो कि लव जिहाद का आरोपी है, बताया जा रहा है कि अपने दोस्तों के साथ एक शख्स मुस्लिम युवक जो कि घूमने गया था हिंदू युवतियों के साथ, और जैसे ही पता चला हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को, तत्काल मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता इस आरोपी को पकड़ा गया। इसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। गंभीर आरोप लगाए गए हैं हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आपको बता दें कि इस तरह के लगातार मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं उज्जैन से। लव जिहाद के मामले उज्जैन में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया, जबकि मुस्लिम लड़के का कहना है कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ उज्जैन घूमने आया, 3 लड़कियों के साथ था। देखते ही देखते बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इसकी भनक लग गई। उन्होंने मुस्लिम युवक शेख अमन के साथ मारपीट की, उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शेख अमन सतना के अंदरा जिले का रहने वाला है। फिलहाल जीआरपी पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इस पर बातचीत करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रदीप मालवीय हमारे साथ उज्जैन से संवाददाता जुड़ रहे हैं। तो प्रदीप, महाकाल की नगरी में लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि लव जिहाद खुलेआम घूम रहे हैं, आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही, क्या है ताजा मामला? देखिए संभव, उज्जैन में मामले अक्सर सामने आते रहे हैं और यहाँ के जो हिंदूवादी संगठन है, तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य जो हिंदूवादी संगठन है, वो काफी सतर्क रहते हैं और ऐसे मामलों में सतर्कता बरतते हुए ऐसे लोग जो लव जिहाद के मामले में लिप्त रहते हैं उनको पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं। ऐसा ही मामला कल आज सुबह सामने आया, जिसमें सतना के रहने वाले युवक को 3 युवतियों के साथ पकड़ा और इसी दौरान जो वहाँ जब भीड़ इकट्ठी हुई तो भीड़ ने उस युवक के साथ मारपीट भी की। बाद में इस युवक को जीआरपी पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने युवक पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए युवतियों के जो परिजन है उनसे भी संपर्क किया है। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऐसे मामलों पर लगातार सख्त है और सख्त रुख अपनाया जा रहा है, कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, बावजूद इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या वजह है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें हिंदूवादी संगठन तो सतर्क रहता है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जाती है वह कहीं ना कहीं इतनी सख्त नहीं होती है, जिसके कारण यह मामले है, इन मामलों पर जो है वो जी देखने में सामने आ रहे हैं। और बार बार इतनी कार्रवाई होने के बाद भी धर्म नगरी में इस प्रकार के मामले सामने आते हैं और कहीं ना कहीं इन मामलों को देखते हुए एक शर्मिंदगी भी हिंदू समाज के लिए और हिंदू धर्म के एक्टिव होने के बाद भी इन चीजों पे विराम नहीं लग पा रहा है। लेकिन इस मामले पर अब हिंदू संगठनों का क्या कहना है? देखिए, हिंदू संगठन तो उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वो तो कहता है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सतर्क रहते हैं और ऐसे मामलों पर नजर बनाए रखते हैं। कहीं भी किसी होटल से कोई सूचना मिलती है या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड में इसी प्रकार के कोई मामले आते हैं तो वे तत्काल एक्टिव होते हुए ऐसे लोगों को पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस द्वारा इस पर कार्रवाई की जाती है वो इतनी सख्त नहीं होती, तो इसलिए जो है बार बार ऐसे मामले देखने में आते हैं। प्रतिभा के जानने की कोशिश करें, क्या मंशा रहती है इन जिहादियों की, किस तरह के कृत्य अंजाम दिए जा रहे हैं कि जानबूझ के? पहले हमने देखा कुछ दिनों पहले खबर सामने आई कि हिंदू नाम बदलकर, यानी कि मुस्लिम जो नाम है अपना नाम बदलकर यहाँ पर रहते हैं, होटल बुक करते हैं, उसके बाद अपनी हिंदू लड़कियों दोस्तों के साथ यहाँ पर घूमने आते हैं, क्या मंशा? देखिए, जब से ये मामले लगातार सामने आने लगे हैं तो इनका ट्रेंड भी बदला है। अब जो मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों के साथ में आते हैं वे अपनी वेशभूषा चेंज करके आते हैं, वे सर पर त्रिकोण लगा के और माला धारण करके आते हैं ताकि उनको पहचान ना सके। लेकिन जो हिंदूवादी संगठन है वे भी इतने सतर्क है यहाँ पर, वे उन पर लगातार नजर बनाए रखते हैं और जब तक उनको पुख्ता इस मामले की जानकारी न मिल जाए कि ये पूरा मामला जो लव जिहाद का मामला है, तब तक वे उन लोगों को पकड़ते नहीं है। और पकड़ने के बाद कई बार देखने में आया है कि ऐसे लोगों के साथ मारपीट करते हुए या उन लोगों को सबक सिखाते हुए उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जी चलिए ठीक है। फिलहाल प्रदीप बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरी तरह से सतर्क हैं, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जो भी ऐसे लफ्जियात के जो आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर दृढ़ संकल्पित है मध्य प्रदेश की सरकार। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे चंबल नदी का किस तरह से चीर हरण किया जा रहा है। दरअसल अवैध रेत का उत्खनन बेधड़क जारी है। प्रशासन तमाम कोशिशें कर रहा है कि ऐसी घटनाओं को रोका जाए। उसके बावजूद भी जो खनन माफिया हैं उनके हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। जो कार्रवाई देख रही है उन कार्रवाइयों का असर देखने को नहीं मिल रहा है। नतीजा यह है कि खुलेआम चंबल नदी से रेत का अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। वजह है कि यहां पर जो ऊंचे पदों पर बैठे लोग हैं उनका संरक्षण मिल रहा है इन माफियाओं को। यही वजह है कि कोई डर नहीं रह गया है और बेधड़क दिन दहाड़े अवैध रेत का खनन किया जा रहा है और प्रशासन नाकाम है ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए। दरअसल चंबल नदी से रेत का अवैध परिवहन जारी है। प्रशासन अवैध परिवहन को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। अवैध परिवहन के लिए कलेक्टर ने टीम गठित की है। गठित टीम खनन और परिवहन रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। दिन रात धड़ल्ले से अवैध खनन और परिवहन का खेल जारी है। अवैध परिवहन का वीडियो सामने आया जिसमें आप देख सकते हैं अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी कतारें यहां पर लगी हुई हैं। ढोडर थाना क्षेत्र का यह वीडियो बताया जा रहा है। बता दें कि जो इलाके हैं सांड, बिलोनी और खिरकिरी घाट की ये वीडियो हैं जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और किस तरह से अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है और आए दिन इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। प्रशासन को ये सारी चीजें पता है लेकिन लगता है कि प्रशासन बेखबर है या फिर अनजान बना हुआ है। ऐसे मामलों पर क्या कोई ठोस कार्रवाई नहीं करना चाहता प्रशासन पर सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि चंबल नदी से रेत का अवैध परिवहन बदस्तूर जारी है। तो जो माफिया हैं उनके हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि प्रशासन का कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। बेधड़क होकर माफिया अवैध रेत परिवहन करते हैं और प्रशासन की नाक के नीचे से इन अवैध जो रेत परिवहन का जो खेल है वो खेल जारी है। ऐसे में कार्रवाई जो होती हैं वो छुटपुट घटनाएं देखने को मिलती हैं लेकिन बड़े मामलों में कहीं ना कोई चुप्पी साध ली जाती है प्रशासन के द्वारा। ऐसे मामलों में एक्शन नहीं लिया जाता, दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन उन दावों का असर जमीन पर दिखता हुआ नजर नहीं आता और यही वजह है कि इनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ऊंचे पदों पर बैठे लोगों का साथ लगातार इन माफियाओं को मिल रहा है। यही वजह है कि अवैध रेत परिवहन खुले तौर पर हो रहा है। तो किस तरह से ये खेल जारी है, प्रशासन क्या कर रहा है, वो दावे क्या है प्रशासन के, जो दावे प्रशासन की ओर से लगातार किए जा रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी आरिफ। तो आरिफ थोड़ा बताइए, प्रकाश डालिए इस मामले पर कि प्रशासन क्या नाकाम साबित हो रहा है, प्रशासन के नाक के नीचे से ये सब कुछ हो रहा है। अवैध परिवहन का खेल कब तक चलता रहेगा, प्रशासन कब तक खामोश बैठा रहेगा? जी संभव, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में कलेक्टर अर्पित वर्मा ने एक टास्क फोर्स टीम का गठन किया था। वहाँ टास्क फोर्स टीम का गठन किया था, उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। जिले में चंबल नदी से अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ ढोडर थाना क्षेत्र के सांड घाट से ट्रैक्टरों ट्रॉलियों से ये चंबल नदी को छलनी किया जा रहा है और इसकी ओर प्रशासन ने तमाम वादे कयाद करने के बाद भी कोई रेत माफिया हावी है और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। जलीय जीवों के लिए बनाया गया चंबल घाट अब रेत माफियाओं के से मुसीबत बना हुआ है।
क्या ये मानकर चलें कि जो ये माफिया हैं इन्हें कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है, यही वजह है कि इस तरह का खेल जारी है? जी बिल्कुल, रेत माफियाओं के लगातार आत्म बढ़ते हुए और लगातार देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं रेत माफियाओं को कोई संरक्षण मिल रहा है, इसलिए रेत माफिया हावी है। जी जी, लेकिन अमूमन हम देखते हैं आरिफ, ऐसी घटनाओं में जब प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाती है तो जो माफिया हैं उनके द्वारा हमला कर दिया जाता है, वहां से फरार हो जाते हैं, वहां पर कार्रवाई नहीं देखने को मिलती। क्या कार्रवाई समुचित हो जाती है, छोटी कार्रवाई होती है, यही वजह है कि इस तरह की बड़ी घटनाएं देखने को मिल रही हैं? फिर कहीं ना कहीं रेत माफियाओं को कोई संरक्षण महसूस होता है, इसीलिए रेत माफिया तमाम, इससे पहले भी तमाम हादसे हो चुके हैं रेत माफियाओं से, तो उनको रसूखदारों का संरक्षण मिल रहा है, इसीलिए रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जिससे जिले भर में रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है आरिफ, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ऐसे मामलों पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे माफियाओं पर जो दिन दहाड़े इस तरह से अवैध परिवहन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन नाकाम साबित हो रहा है, उनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती। फिलहाल बहुत धन्यवाद। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे, खबर है ग्वालियर से। दरअसल ग्वालियर में लूट की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं। ग्वालियर में लग रहा है कि जो लुटेरे हैं, जो बदमाश हैं, उनमें कानून का खौफ नहीं है। ये लुटेरे बेखौफ होकर लूट की डकैती की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं और एक के बाद एक, यानी कि हर दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जब लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यहां पर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि पुलिस का जो कानून का इकबाल है, क्या वो बुलंद है? प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है ऐसे मामलों पर, ऐसे बदमाशों पर? क्योंकि ताजा मामला ग्वालियर से ही सामने आया। ग्वालियर में रिटायर्ड सूबेदार के घर 50 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। ग्वालियर के शताब्दीपुरम इलाके में रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार ओमकार तोमर का परिवार शादी में शामिल होने के लिए मुरैना गया हुआ था और इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर करीब 321 ग्राम सोने के गहने, लगभग 1 किलो चांदी के आभूषण और 3.5 लाख रुपए नकदी चोरी कर ली। ये जो चोर हैं करीब 45 मिनट तक घर के अंदर रहे। उनकी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने 5 लाख रुपए की चोरी का मामला दर्ज किया, अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये थाना महाराजपुरा क्षेत्र का मामला है। इसमें एक तोमर परिवार है, वो 6 तारीख से एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गए थे और मकान पर ताला लगा हुआ था। 11 तारीख को इनके जो पड़ोसी हैं उनके द्वारा उनको ऐसा लगा कि यहाँ चोरी हुई है, तो उनके द्वारा थाने को सूचना दी गई। 11 तारीख को पुलिस मौके पहुंची थी और जो मकान मालिक हैं उनसे पुलिस द्वारा संपर्क किया गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग आ जाएंगे, उसके बाद ही रिपोर्ट लिखाएंगे। कल ये लोग थाने पहुँचे थे और इसमें सोने चांदी की चोरी हुई, 5 लाख रुपये कीमती सोने चांदी की चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में बताशत की जा रही है। तो ग्वालियर में रिटायर्ड सूबेदार के घर 50 लाख की चोरी का यह मामला है। बता दें कि ग्वालियर के शताब्दीपुरम इलाके में रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार ओमकार तोमर का परिवार जब शादी में शामिल होने के लिए मुरैना गया था तो घर सूना था और इसका फायदा उठाकर इन चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे, बातचीत करेंगे सहयोगी हमारे साथ। इस पर कौन जोड़ रहे हैं? असाइनमेंट टीम से हम पूछते हैं। दिव्या, कौन जुड़ रहे हैं इस पर बातचीत करने के लिए? ग्वालियर से कर्ण मिश्रा जुड़ रहे हैं। ठीक है, कर्ण का रुख कर लेते हैं सीधे। अब कर्ण, लगातार हम देख रहे हैं कि लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। खुलेआम दिन दहाड़े लूट की वारदातों को लगातार लुटेरे अंजाम दे रहे हैं। क्या पुलिस का जो खौफ है क्या कम हो चुका है? बिल्कुल, देखिए बेहद हैरान करने वाला ये मामला है, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि ग्वालियर में काफी संख्या में बड़ी चोरी की घटनाएं जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं। जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम रहा है कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र का जो मामला है, जहां पर शताब्दीपुरम इलाके में रिटायर्ड सूबेदार ओमकार सिंह तोमर का घर है, वो बीते 6 तारीख को अपने मुरैना जिला स्थित गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान जो पूरा घटनाक्रम रहा है वो हैरान करने वाला ये है, क्योंकि घर पूरी तरह से सूना था और सूने घर का मौका पाकर चोरों ने बेहद सातराना अंदाज से
लगभग 45 लाख के गोल्ड और चांदी का जो जेवरात है वो और इसके साथ नकदी जो है वो चोरी कर ली। जिस तरह की तस्वीर पूरी सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है उसको लेकर जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि जल्द से जल्द इन अज्ञात चोरों की पहचान करके उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए पकड़ा जाएगा। लेकिन मुख्य बात यह है कि लगातार जिस तरह की पुलिस की ओर से पेट्रोलिंग के दावे किए जाते हैं उन पर सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि महज ये सिर्फ एक मामला नहीं है। 24 घंटे के अंदर ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन के पास में मौजूद जो एयरफोर्स कॉलोनी है जिसमें यहाँ पर एयरफोर्स के जवान रहते हैं, वहां पर विंग कमांडर के यहाँ से 5 लाख की कीमत की चोरी हो जाती है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि लगातार चोरियां जो है वो बढ़ रही हैं। सुरक्षा वाले इलाकों के साथ जब पैनी कड़ी सुरक्षा रहती है एयरफोर्स जैसे इलाके में, वहां चोरी होने लेकिन हम ये देखिए ये घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस की कितनी मुस्तैद नजर आती है। मामला दर्ज हुआ तो कितनी फौरी तौर पर कार्रवाई देखने को मिलती है। क्या इस मामले में कार्रवाई देखने को मिली? क्या अभी तक आरोपियों की पहचान हो पाई है? कुल कितने आरोपी थे, कौन थे आरोपी का पता चल पाया? कब तक? क्या दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है अब? बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है, क्योंकि पुलिस के हाथ सिर्फ और सिर्फ घर के आसपास और अंदर मौजूद सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिर्फ लगे हैं। इसके साथ ही कुछ संदेही जो है उसको लेकर भी जिक्र जो है, जो फरियादी है ओमकार सिंह तोमर, उन्होंने भी शक जाहिर किया है। उसको लेकर भी पुलिस जो है वो पताशी कर रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि सीसीटीवी के जरिए जो हुलिये सामने आए हैं उसके जरिए अभी तक पुलिस जो है जो चोर है उनका कोई ट्रैक रूट जो है वो अभी तक पकड़ नहीं पाई है। हालांकि पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इनके रूट को पकड़ते हुए जल्द से जल्द जो अज्ञात चोर है उनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर सवाल वही है जो स्थानीय लोगों की ओर से भी उठाए गए हैं, फरियादी ओमकार सिंह तोमर जो है उनकी ओर से भी उठाए गए हैं कि पुलिस दावे करती है कि नाइट गश्त होती है, हर संवेदनशील इलाका में पेट्रोलिंग की जाती है और उसके बावजूद इस तरह की चोरी होना कहीं ना कहीं पुलिस की पेट्रोलिंग और उनके दावों पर सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है। सीधे तौर पर सवाल खड़े होते हैं ऐसे मामलों पर जब पुलिस के द्वारा कार्रवाई समय रहते नहीं की जाती, और वजह यह है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं, सवाल खड़े होते हैं पुलिस प्रशासन पर। फिलहाल कर्ण, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर क्या है सीधे जान लेते हैं अपनी आउटपुट टीम से। अखिलेश जी हमारे साथ बने हैं। अखिलेश जी, अब कौन सी खबर है अगली? नक्सलवाद को लेकर, जिसके लिए आप नक्सलवाद को लेकर, क्योंकि जो टारगेट है 31 मार्च, उस टारगेट की तरफ लगातार बढ़ते कदम है सरकार के, सुरक्षा बलों के, और जो डेडलाइन है 31 मार्च, उस डेडलाइन को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि लगातार इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। सुकमा से भी बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुकमा में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है, सर्चिंग की गई, और सर्चिंग के दौरान जो नक्सलियों का डंप सामान था उस डंप सामान को बरामद किया है सुरक्षा बलों ने। बता दें कि इस दौरान कुछ जो नक्सली सामग्री है उस सामग्री को भी बरामद किया गया। सुकमा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। गोमगुड़ा के पोडियम पारा में एम्बुश ऑपरेशन चलाया गया। 226 बटालियन सीआरपीएफ की सी कंपनी ने ऑपरेशन चलाया। तो सर्चिंग के दौरान नक्सलियों का डंप सामान बरामद किया गया है। लेकिन यह कार्रवाई किस तरह से लगातार देखने को मिल रही है, यह भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिलाष जी, थोड़ा हमें इस चीज को समझाइए। बहुत कम समय बचा हुआ है, आज तकरीबन 14 तारीख हो गई, मैक्सिमम 15 दिन बचे हैं। जो टारगेट डेडलाइन है 31 मार्च, कदम बढ़ रहे हैं, और क्या लग रहा है कि वो दावे सच साबित होने वाले हैं? 15 दिन में नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि नक्सलवाद का खात्मा किसे मानेंगे आप, टेक्निकली किसे मानेंगे? मतलब हमारे को ये, हमारे सुरक्षा बल या किसी राज्य सरकार को ये नहीं पता है कि इतने नक्सली हैं। किसी राज्य सरकार, किसी केंद्र सरकार, किसी अर्धसैनिक बल को ये नहीं पता है कि इतने हथियार हैं उनके पास। हमें नहीं पता है उनके पास कितने पैसे हैं। अगर सरकार चाहे तो अब इस स्थिति में है कि हम कह सकते हैं कि 20 तारीख तक हम नक्सलवाद का खात्मा कर चुके हैं। यहाँ पर टेक्निकल चीजों को समझना होगा। जब ये नक्सलवाद के खात्मे की बात हुई थी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कहा था कि सशस्त्र जो नक्सलवाद है, जो हथियारों के दम पर किया जा रहा है, उसे हम खत्म कर देंगे। और उसमें काफी हद तक 95% तक हम लोग लगभग अचीव कर चुके हैं। और इनके अचीवमेंट इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि अब से 3-4 दिन पहले आपने देखा, अभी जो डंप मिला है ये तो हमको मिलता रहा है, हमें हथियार भी मिलते रहे, लेकिन करोड़ों रुपए कैश, सोना, चांदी लेकर के नक्सलियों ने, 100 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। और हम देख रहे हैं कि जो तमाम टॉप लिस्ट मोस्ट वांटेड नक्सली हैं वो ढेर हो चुके हैं या सरेंडर हो चुके हैं।
तो या तो एनकाउंटर हो रहा है या सरेंडर हो रहा है। बाकी जो बचे लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब जो थोड़े बहुत बच गए हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव है कि मुझे लगता है कि वो टारगेट हम अचीव कर लेंगे। टेक्निकली उसको किस चीज को हम माने वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन नक्सलवाद जो है वो विचारधारा है। विचारधारा खत्म करना मुश्किल होगा। आज भी उनसे सहानुभूति रखने वाले बहुत लोग समाज में हैं। तो जब ये सशस्त्र नक्सलवाद खत्म होगा और बस्तर में विकास की बयार पहुंचेगी, तब फिर नक्सलवाद की विचारधारा को खत्म किया जा सकेगा। तो ये लड़ाई भले ही यहाँ पर दिख रही है आपको, जो हमारे फोर्सेस लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बहुत लंबी है। हमने बीते दिनों पहले देखा कि हिडमा जब मारा गया, हिडमा की सोच वाले, हिडमा के जो समर्थक किस तरह से वो धीरे धीरे बाहर आ रहे थे। यानी कि जो हिडमा की सोच है, जो माओवादियों की सोच है, वो खत्म नहीं हो रही है। इसको खत्म करना जरूरी है। लेकिन जो हम टारगेट देख रहे हैं, ठीक है, अचीव कर पा रहे हैं, काफी हद तक हमने उसमें अचीवमेंट हासिल किया। लेकिन हमने 3 दिन पहले देखा कि तकरीबन 108 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। उसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि एक मुठभेड़ भी हुई। क्या जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते वो आर पार के मूड में हैं, या तो रहेंगे या फिर लड़ेंगे? क्या वो बौखलाहट है? क्या समझो उस चीज को? देखिए, दबाव तो बहुत ज्यादा है। दबाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये एक स्टेट का नहीं, इंटर स्टेट पूरा का पूरा ये चीजें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि तकनीक का सहारा सुरक्षा बल बहुत तेजी से ले रहे हैं। चाहे वो ड्रोन से सर्विलांस हो, चाहे एआई से उनकी फेस मैपिंग हो, या फिर उनके इनपुट्स जो हैं उसे जुटाए जा रहे हैं। जो साथी इतनी बड़ी तादाद में आ गए हैं, वो सबसे बड़ा खुफिया तंत्र बन गए हैं हमारे सुरक्षा बलों का, जो मुख्य धारा में आए हैं। आप सोचिए कितना बड़ा बदलाव है संभव कि जो हाथ बंदूक चला करके हमारे जवानों के और निर्दोष ग्रामीणों के खून से सने रहते थे, वो हाथ जब संविधान को लेकर के समर्पण करने पहुंचते हैं, तो ये किसी भी देश के सुरक्षा बल और आम शांतिप्रिय जनता के लिए बहुत गौरवान्वित और बहुत ही अतुलनीय पल होता है कि जिन हाथों में बंदूकें गरजती थी, अब उनके हाथों में संविधान की किताबें चमक रही हैं। ठीक है, एक छोटा सा सवाल जी। 31 मार्च हम देख रहे हैं कि हम तकरीबन वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन आपने एक बात सोच वाली भी कही कि वो सोच कैसे खत्म की जाएगी, वो मानसिकता कैसे खत्म होगी। ठीक है, उसको लेकर भी प्रयास किए जाएंगे, जागरूकता फैलाई जाएगी, क्या कुछ कदम होंगे वो सरकार का आगे हम देखेंगे। लेकिन क्या लगता है कि वो जो सियासत लगातार होती रही है, वो सियासत 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएगी या उस पर भी चलती रहेगी? क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि निर्दोषों को नहीं मारा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो मुद्दे हैं वो खत्म नहीं किए जाते। मुझे बचपन की एक बहुत छोटी सी बात याद आती है। जो मुद्दे होते हैं सियासत में, चाहे नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, या कोई भी मुद्दा, महंगाई हो, गरीबी हो, ये हमारे फादर, उनके फोर फादर वो सुनते आ रहे हैं कि महंगाई हम खत्म करने जा रहे हैं, कुछ सालों में महंगाई खत्म हो जाएगी। और हम भी यही सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं गरीबी मिट जाएगी, हम भी सुन रहे हैं आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और अब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। एक पान की दुकान होती थी हमारे यहाँ, उस पर लिखा था उस व्यक्ति ने उधारी से बचने के लिए कि कश्मीर समस्या सुलझने तक उधारी बंद है। और उसने उस फोटो को मड़वाया था बड़ा महंगा। तो उससे पूछा लोगों ने कि इतना महंगा मड़वा लिया है, ये खत्म हो जाएगी, फिर तेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा भाई। बोला ये समस्या जब तक इस देश में सियासत है तब तक रहेगी। और ये करीब 25-30 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं, और आज भी है। तो नक्सलवाद की जो समस्या आप बात कर रहे हैं, सियासत में तो खत्म नहीं होगी। सियासत में ये बनी रहेगी। विपक्ष में जो भी होगा, आज कांग्रेस है, वो कल जो भी और एक बात और बता दूं, कल को अगर बीजेपी विपक्ष में आती है, तब भी नक्सलवाद का मुद्दा किसी ना किसी मायने से सियासत में आता रहेगा। हम नेहरू, गांधी, बिल्कुल आज भी हम सुनते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ पाए। ये सियासत बिल्कुल इर्द गिर्द घूमती रहती है चीजें। लड़ाई होगी, बिल्कुल तोहमतें लगाई जाएंगी, मुद्दा बना रहेगा। ठीक है, फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या को खत्म करना होगा। जो बीड़ा सरकार ने उठाया है उस पर लगातार सरकार के बढ़ते कदम हैं, उस पर फैसले लिए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि बड़ी तादाद में बिना शर्त के जो बड़े नक्सली हैं मुख्य धारा में वापस लौट रहे हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आशुतोष तिवारी। आशुतोष, थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे इस कार्रवाई को लेकर, जो सर्चिंग के दौरान कार्रवाई हुई है, क्या कुछ चीजें बरामद हुई हैं और क्या चीजें मिली हैं और किस तरह से ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है? डंप रखा गया है वो भारी संख्या में अभी भी जंगलों के अंदर मौजूद है, और यही वजह है कि सर्चिंग के दौरान ऐसी चीजें मिलती रही है। जिस तरीके से अभिलाष जी ने अभी जिक्र किया कि 3 करोड़ 61 लाख रुपए डंप किया हुआ मिला, ये बहुत बड़ा जो है नक्सल इतिहास में सबसे बड़ा रकम ये माना जाता है। और वो रकम मिला तो आप समझिए कि जो बस्तर की
अंदरूनी इलाकों में किस तरीके से ऐसे डंप पड़े हुए हैं, चाहे वो बारूद के डंप हो, चाहे वो पैसे के डंप हो, चाहे वो हथियार के डंप हो, और ऐसे ही सर्चिंग के दौरान जो है ये सामानें यहाँ पर मिलती रही है। हालांकि जो आज जो मिला है वो वायर मिला है, जो जिससे बम बनाया जाता है, जिससे कमान आईडी भी बनाई जाती है, और इसके अलावा मैप मिला है। मैप समझिए कि नक्सलियों का मैप अलग होता है। आमतौर पर हम और आप जो मैप यूज़ करते हैं वो एकदम अलग ही रहता है, और जो नक्सलियों के पास जो मैप होता है वो अबुझमाड़ से लेकर बस्तर के अंदरूनी इलाकों से लेकर जो जंगल के रास्ते, नदी, पहाड़, ऐसे सारे जो है उनके पास मैप होते हैं। उसी मैप के सहारे वो पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ें बरामद होना, आप समझिए कि नक्सल खत्म जरूर हो रहा है, लेकिन अभी भी बस्तर के जंगलों में बारूद जरूर है, बस्तर के जंगलों में आईडी लगा जरूर है। जो नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि हाँ यहाँ पर आईडी लगा हुआ है, वे उनके निशानदेही पे जरूर आईडी बरामद किया जा रहा है, उसे डिफ्यूज भी किया जा रहा है। लेकिन अभी भी सैकड़ों ऐसे आईडीज होंगे जो जंगलों में लगे हुए हैं। जैसे करेगुट्टा की लड़ाई जब चल रही थी तो माओवादी जरूर कहे थे कि आप करेगुट्टा के पहाड़ी के आसपास ना जाइए, क्योंकि वहां पर सैकड़ों आईडीज जो है लगाए गए हैं। और वो दिखा भी कि जब ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त जो है काफी सारा आईडीज जो है वहां पर बरामद किया गया, कई सारा ब्लास्ट भी हुआ। तो ऐसी डंप जो है मिलना, आप समझिए कि आगे भी नक्सलवाद का 31 तारीख का जो डेडलाइन है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी ऐसे डंप जो है जरूर मिलते नजर आएंगे। जी ठीक है। फिलहाल आशुतोष, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए धन्यवाद। तो बड़ी मात्रा में ये नक्सली सामग्री बरामद हुई, और साफ तौर पर ये आशुतोष की तरफ से भी कहा गया है कि 31 तारीख के बाद भी माना जा रहा है, जब सर्चिंग और ज़्यादा आगे बढ़ेगी, जो डंप सामान है नक्सलियों का वो सामान आगे भी बरामद किया जाता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।